So next topic, quite important from NEET point of view. Okay, so directly we'll be discussing the important theoretical points. First we'll just go through fast थोड़ा फटाफट जाएंगे बिकॉज वो थियोरेटिकल पॉइंट्स है ऑब्वियसली. और नीट में इस क्वेश्चन से अगर आप देखो, अगर आपको क्वेश्चंस किस फॉर्मेट पे सबसे ज़्यादा आते हैं तो वो 3 टाइप के क्वेश्चन है. एक है हाइब्रिडाइजेशन, where they'll give you a molecule or a compound and ask for hybridization of central atom. वो एक important question है बहुत. सेकेंड टाइप है बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. और तीसरा जो टाइप है वो सर्टन टिपिकल थियोरेटिकल क्वेश्चन है, जैसे एक्सपैंडेड ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वगैरह के एग्जाम्पल्स उनके ऊपर. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी इस चैप्टर का डिफिकल्ट पार्ट है, पर उसके ऊपर क्वेश्चन अगर आप देखो नीट में हार्डली कभी आपको मिलेंगे, हार्डली. सिग्मा सिग्मा स्टार पाई पाई स्टार वाला वो आइडेंटिफाई करने के लिए कभी कभार ऑर्बिटल्स पूछ लेते हैं, बट वो ज़्यादा फोकस नहीं. हमारा ज़्यादा फोकस होगा हाइब्रिडाइजेशन वाले और ज्योमेट्री वाले पार्ट पे, जो सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है. तो once we begin the chapter, as I said, we'll first talk about the theoretical parts and we'll go through that a little quickly. सबसे पहली बात यहाँ पे क्या बोला है, ये जो लाइन है डायरेक्ट लाइन है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. अट्रैक्टिव फोर्सेस विच होल्ड टुगेदर द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स और एटम्स वगैरह आर कॉल्ड केमिकल बॉन्ड. तो ठीक है, ये डायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चन थियोरेटिकल कई बार आ सकता है. तो जो भी अट्रैक्टिव फोर्सेस है उसके ऊपर केमिकल बॉन्डिंग, और उसके ऊपर रादर उसको केमिकल बॉन्ड कहा जाता है. नाउ अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिकल बॉन्डिंग वी विल डू थ्रू वेरियस थियोरीज और वेरियस अप्रोचेस. फर्स्ट वाला है लुईस कोसेल अप्रोच, सेकंड वाला है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन दैट इज VSEPR, थर्ड है वैलेंस बॉन्ड दैट इज VBT, एंड फोर्थ है MOT दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी. वन इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट कि ये जो VBT है वैलेंस बॉन्ड थियोरी और ये जो MOT है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी, ये हम लोग यहाँ पे भी पढ़ेंगे और 12th में जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाला चैप्टर उसमें भी पढ़ेंगे. दोनों में इसको पहले हम लोग यहाँ पर इसके बेसिक्स डिस्कस कर रहे हैं, और 12th में जो है जो चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाला, उसमें सेम 2 थियरीज, हाउ टू अप्लाई दोस थियरीज टू केमिकल कंपाउंड्स और अदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उनके बात करेंगे. अच्छा, करेक्ट. द कॉम्प्लेक्सेस विल स्टडी इन दैट. नाउ द फर्स्ट वन एज आई मार्क्ड देयर इज द लुईस कोसेल अप्रोच. तो इस चैप्टर को पढ़ने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि ये जो 4 मेजर थियरी है ना, एक एक थियरी को उठाओ, उसको डिटेल में पढ़ो और उसके बारे में डिस्कशन करो. सिंपल तरीका है. हाँ, तो ये 4 थियरीज. तो सबसे पहला है लुईस कोसेल अप्रोच, ठीक है. लुईस कौन, जो जिसने डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर दिया था वही लुईस है. तो कोसेल एंड लुईस दे फर्स्ट गेव अस द एक्सप्लेनेशन और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ वैलेंस, है ना. फर्स्ट टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन ऑफ वैलेंस. ये वैलेंस हमने जस्ट अभी प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया, जहाँ पे हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक टेबल दोनों में वैलेंस और वैलेंसी इसकी बात की थी. तो वैलेंस और वैलेंसी, और ये भी मैंने मेंशन किया था कि बहुत सारी जगहों पर ये दोनों को सेम ही माना जाता है. एक्चुअल टेक्निकल डेफिनेशन तो ये लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हुए, और ये कितने गेन करने हैं या लूज करने हैं या शेयर करने हैं वो उसको बोलते हैं. तो स्कूल लेवल से पढ़ते आ रहे हैं ना. अच्छा, लुईस ने क्या बोला कि एटम जो है वो एक पॉजिटिवली चार्ज कर्नेल. नाउ व्हाट इज कर्नेल? इज द कोर. कर्नेल का मतलब क्या होता है? कोर, सेंटर. बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड कर्नेल इज फेरेरो रोशर चॉकलेट. फेरेरो रोशर चॉकलेट में क्या होता है? सेंटर में एक बड़ी सी नट जैसा होता है, उसका सीड जैसा होता है, और आजू बाजू चॉकलेट की एक लेयरिंग होती है. तो लुईस ने वही बोला. तो वो जो कर्नेल जो है ना, जैसे कोकोनट में जैसे बड़ा वाला जो ग्रीन वाला कोकोनट होता है, वो बाहर वाला आप इलेक्ट्रॉन्स मान लो, पूरा लेयर मोटा, और अंदर का जो ब्राउन वाला नारियल है उसको आप कर्नेल मान लो. ऐसा फंडा है. सो ही सेड कर्नेल जो है दैट इज न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब न्यूक्लियस प्लस फर्स्ट शेल को कर्नेल बोला था उसने. ध्यान से देख लो, न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन, है ना. And the outer shell that would accommodate a maximum of 8 electrons. So he said it is kernel plus outer layer, है ना, core plus outer layer. जो एक्चुअली हम लोग आज भी ये लॉजिक अप्लाई करते हैं, बट नाउ वी अप्लाई दिस ओनली टू मेटल्स एंड वी से दैट आउटर मोस्ट लेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है मेटल में वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, है ना.
सो ही वॉज द वन हु गेव अस द आइडिया कि अगर आप सोडियम को ऐसे कंसिडर कर लो तो क्यूबिक क्रिस्टल बनेगा. देखो ना, 8 corners would be occupied in sodium, one corner would be occupied. That is the idea. So obviously from this we built up to the idea of the structure. ठीक है, इसने एटम के लिए वो बोला था, बाद में पता चला नहीं भाई एटम नहीं यूनिट सेल बोलते, वो तो अलग बात है. ठीक है, ही वॉज द वन हु गेव अस द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्टेट. ये बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भाई किसने ऑक्टेट समझाया था, तो आंसर है लुईस. ठीक है, ऑक्टेट किसने समझाया था, लुईस ने समझाया था. बट डुप्लेट कौन से इसमें होता है, डुप्लेट भी होता है, डुप्लेट होता है मेनली हीलियम में. अब बहुत सारे लोग इस पर डिबेट करते हैं कि हाँ लिथियम में भी डुप्लेट, ऑफ कोर्स लिथियम बेरिलियम में भी डुप्लेट होता है कि 1 या 2 इलेक्ट्रॉन वो लोग छोड़ देते हैं, बट मेनली हम लोग हीलियम की बात करते हैं क्योंकि इनर्ट गैस वही है. बाकी सब में ऑब्वियसली स्टेबल ऑक्टेट चाहिए. लुईस ने बोला भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लुईस सिंबल से रिप्रेजेंट करो. क्या होता है लुईस सिंबल, या तो डॉट या तो क्रॉस सिंबल, है ना. ग्रुप वैलेंस भी बताया जा सकता है, कॉमन वैलेंस और ग्रुप वैलेंस, जैसे कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में 7 इलेक्ट्रॉन है ना. फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो ग्रुप 17 को बिलोंग करते हैं, ये हमको मालूम है. ठीक है, वैलेंस, ग्रुप वैलेंस ऑफ एलिमेंट्स इज आइदर इक्वल टू द नंबर ऑफ डॉट्स और 8 माइनस द नंबर ऑफ डॉट्स. अगर वो मेटल है तो इक्वल टू द नंबर ऑफ डॉट्स होगा. जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम है तो उस पर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 बनाता हूँ तो उसकी वैलेंसी इज इक्वल टू 1. बट क्लोरीन है तो उस पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 7 बनाता हूँ तो उसकी वैलेंसी, इसकी 8 माइनस 7 है तो भी 1 है, और इसकी सीधा सीधा 1 है ना. तो क्या बोल रहा है देखो, आइदर इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डॉट्स, तो यहाँ पर इक्वल टू द नंबर ऑफ डॉट्स हुआ, और यहाँ पर 8 माइनस द नंबर ऑफ डॉट्स, तो यहाँ पे एक क्लोरीन में 8 माइनस द नंबर ऑफ डॉट्स हुआ. तो अगर लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल का कोई एलिमेंट है तो इक्वल टू नंबर ऑफ डॉट्स होगा, और राइट साइड का नॉन मेटल है तो 8 माइनस नंबर ऑफ डॉट्स होगा. ठीक है, तो ये भी समझना जरूरी है. देन कोसेल, कोसेल ने क्या बोला, इलेक्ट्रो, हाँ दैट्स व्हाट ना. सो आई मेंशन कि वैलेंस और वैलेंसी को आपके बुक में एक ही बोला गया है. टेक्निकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला तो लास्ट इलेक्ट्रॉन, वो लोग वैलेंस और वैलेंसी ये वर्ड एक ही बोलते हैं. वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये वर्ड नहीं यूज कर रहे वो लोग बोलते हैं वैलेंस बोलो वैलेंसी बोलो एक. अपन वैलेंसी बोलते हैं, करेक्ट. तो C is 1, this 8 minus 7, करेक्ट 8 minus 7, वैलेंसी 1 है, करेक्ट. वही तो वो लोग वैलेंसी की जगह आपको वैलेंस भी बोलते क्या आप, तो ठीक है. तो आपको कोई पूछे क्लोरीन का वैलेंस क्या है तो आप बोलोगे 1. क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो 7, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, है ना. अच्छा, कोसेल ने क्या बोला, कोसेल इसको एक स्टेप और आगे लेके गया. लुईस ने तो बोल दिया भाई ऑक्टेट, ठीक है. कोसेल ने बोला कि ठीक है, बेस्ड ऑन दैट आइडिया ऑफ ऑक्टेट, सेड इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव आर सेपरेटेड बाय द नोबेल गैसेस. हाँ भाई ठीक है. तो अगर हम लोग ऐसे देखें कि पीरियोडिक टेबल में अगर मैं यहाँ से गिनना चालू क्लोरीन, क्लोरीन के बाद आर्गन, आर्गन के बाद नेक्स्ट इसका सोडियम, पोटेशियम, है ना. तो हम लोग लिखते तो ऑब्वियसली इस तरह नहीं है, बट क्लोरीन फिर ऐसे गिनना, फिर नेक्स्ट इस पे आपको घूम के तो पोटेशियम आएगा. मतलब वो बोल रहे हैं कि हैलोजेंस एंड मेटल्स आर सेपरेटेड बाय द नोबेल गैसेस. फिर उसने बोला अच्छा, नेगेटिव आयन बनेगा हैलोजन से, पॉजिटिव आयन बनेगा एल्कली मेटल से, ये भी ठीक है, गेन या लॉस से. उसके बाद ये सारे सेम है, सब ने NH2NP6 अचीव कर लिया, ऑक्टेट अचीव कर लिया, या तो लूज करके या तो गेन करके अचीव कर लिया, ये ठीक है. तो सोडियम ने भी अचीव किया, क्लोरीन ने भी अचीव किया. अब उसके बाद वो जो बॉन्ड है वो कैसे बना, तो वो बना, ये सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है, वो बना इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से. किससे बना, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से बना तो उसको हमने बोला आयोनिक बॉन्ड. तो पहले आयॉन्स बने, आयॉन्स कैसे बने, गेन और लॉस से. तो उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हुआ उन आयॉन्स के बीच में, तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना. इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है.
उसके बाद उन दोनों ने मिलकर बताया ऑक्टेट रूल। कुछ जो ऐसे पैराग्राफ्स हैं जो मैं यहाँ पर अभी स्किप कर रहा हूँ, एज आई मेंशन्ड, जो जो आप सिर्फ रीड कर लो तो भी बहुत है उसके। हाँ, इस चैप्टर में बहुत सारा वो एक एग्जॉस्टिव थियरी है जो ऑनेस्टली इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू। आप सारे पुराने पेपर उठा के देखो तो भी बहुत लिमिटेड चीज़ों पे क्वेश्चन है। दैट डज नॉट मीन दैट यू डोंट हैव टू रीड इट। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, स्कूल लेवल पे, हाँ स्कूल लेवल पे पढ़ी होंगी वैसी हैं, तो सिर्फ रीड कर लो। एंड इन केस यू डोंट अंडरस्टैंड यू कैन ऑलवेज कम बैक एंड आस्क मी, नो प्रॉब्लम। Okay, let's not waste time. Perfect. Good, बढ़िया. So okay, so then we can finish this. So लुईस एंड कोसेल की जो थियरी थी उसको इलेक्ट्रॉनिक थियरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग कहा था। ऑक्टेट रूल उन्होंने दिया था कि भाई सब में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो गेन या लॉस या शेयर। कोवैलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। लैंगम्यूर, ओके, कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब बहुत बार क्वेश्चन है, बहुत बार, कि कोवैलेंट किसने बोला था। ही इंट्रोड्यूस द टर्म कोवैलेंट, ठीक है। लैंगम्यूर रिफाइंड द लुईस कॉन्सेप्ट बाय अबैंडनिंग द आइडिया ऑफ स्टेशनरी क्यूबिकल अरेंजमेंट, वो तो ठीक है, इसने रिफाइन किया था लुईस के कॉन्सेप्ट को। और इसने क्या किया था, सबसे मेन चीज कि इंट्रोड्यूस द टर्म कोवैलेंट बॉन्ड, एंड दैट्स व्हाई ही द थियरी दैट ही प्रपोज्ड वाज कॉल्ड द लुईस लैंगम्यूर। मतलब उसने लुईस की थियरी को लेकर थोड़ा सा मॉडिफाई किया था। उसने क्या बोला कि भाई अगर क्लोरीन और क्लोरीन का बॉन्ड बनाना है तो आयोनिक तो बन नहीं सकता, क्योंकि एक क्लोरीन लूज करेगा एक क्लोरीन गेन करेगा, ऐसा थोड़ी है। तो वहां पर उसने ये प्रूव किया कि 2 एटम्स एक जैसे होंगे ना जब ज़्यादा करके, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करेंगे। और फिर उसके बाद ये पता चला लेटर और रिफाइनमेंट के बाद, अच्छा यहाँ पे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का रोल होता है। अगर सेम ही एटम है, सेम ही एलिमेंट के 2 एटम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो है नहीं, तो शेयरिंग होगी। इफ 2 एटम्स शेयर 2 पेयर्स तो डबल बॉन्ड, 3 पेयर तो ट्रिपल बॉन्ड, 4 पेयर तो क्वाड्रुपल बॉन्ड, ऐसा होता है ऑब्वियसली। कार्बन टू कार्बन क्या करता है, कार्बन टू कार्बन कैटिनेशन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करा, कार्बन हो या सिलिकॉन ग्रुप 14 के एलिमेंट्स, ठीक। फिर ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा प्लस 2 पाई। डबल बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा प्लस 1 पाई। एंड नॉर्मल सिंगल बॉन्ड का मतलब ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा मतलब हॉरिजॉन्टल, पाई मतलब पैरेलल या वर्टिकल आप बोल सकते हो। देन लुईस डॉट एंड क्रॉस वापस रिपीट, फिर से रिपीट, ये बकवास फालतू का रेपिटेशन है। लुईस डॉट एंड क्रॉस कोई बच्चा भी बना लेता है, सबको मालूम है ये, ठीक है। क्या करने का कि भाई 2 एलिमेंट है। अब लुईस डॉट एंड क्रॉस में एक रिस्ट्रिक्शन ये था कि भाई दो एलिमेंट्स है तो हम लोग उसकी बात कर सकते हैं, 3 एलिमेंट्स में गड़बड़ हो जाती है। जैसे अभी HNO3, इसमें हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो अब हाइड्रोजन को इन्होंने भाव ही नहीं दिया, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन लिख दिया, वो एक ड्रॉबैक है इसका। कि अगर हम लोग बात करें कि भाई 2 एलिमेंट या 2 एटम्स हैं, तो फिर लुईस डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर मेक्स सेंस, अदरवाइज मुश्किल है। इस पूरे स्ट्रक्चर में आपको ओजोन के ऊपर फोकस करना है, काफी इंपॉर्टेंट है ओजोन। आप देखो तो ओजोन को फॉर्मल चार्ज के साथ बनाया। अभी फॉर्मल चार्ज अभी आपको नहीं पता, मैं बताऊंगा अभी इसी चैप्टर में आगे, और फॉर्मल चार्ज की एक शॉर्टकट ट्रिक भी दूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको सिर्फ नोट कर लेना इस स्ट्रक्चर को, ठीक है ना। यस, सो फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट अभी मैं आऊंगा उस पर। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो जिस तरह से उसने बोला कि भाई आप डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर जब बनाते हो तो आपको फॉर्मल चार्ज को भी समझना है। ना फॉर्मल चार्ज का एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दिया, बहुत ज़्यादा फालतू, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन टू यू इन सिंपल मैनर। अब वो लोग ने फॉर्मल चार्ज क्या दिया है, एनसीईआरटी क्या बोलती है फॉर्मल चार्ज को, देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया है। फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, नो डाउट। फॉर्मूला बोलता है फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। इसमें ही बच्चा बेचारा पक जाता है इतना पूरा फॉर्मूला याद करने में। इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना।
बरोबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ ऑफ, सॉरी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, हाँ, और माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का हाफ, ये वो बोल रहा है। अब मैं आपको इतना सिंपल तरीका बताऊंगा, आप बोलोगे वाह इसमें तो 2 सेकंड में आंसर आ जाता है। ठीक है, देखो मजा आएगा। सपोज आपको बोला जाए, एक रैंडम स्ट्रक्चर लेते हैं, ठीक है, एक रैंडम स्ट्रक्चर लेते हैं, आपको ऐसा बोला जाए कि H2SO4 है, बहुत मजा आएगा देखना इसमें, और ये 2H प्लस और SO4 2- है, ऐसा आपको मालूम है, ये तो बचपन से पढ़ रहे हो, सभी बच्चों को मालूम है ना, ये तो आपको मालूम ही है। H2SO4 2H प्लस प्लस SO4 2-। अब आपको कोई पूछे कि भाई SO4 2- पे ये 2- चार्ज कहाँ से आया, ये एक्सप्लेन करो, तो ये फॉर्मल चार्ज है। कैसे फॉर्मल चार्ज है, देखो SO4 2-। बच्चे पूछते सर हमको वो मॉलिक्यूल देते हैं और हमको स्ट्रक्चर बनाने को जमता नहीं है, तो क्या करने का, पहले चेक करने का सेंट्रल एटम कौन सा, यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन सा, सल्फर है। कितने ऑक्सीजन चाहिए, 4, 1 2 3 और 4, चार्ज कितना चाहिए, 2-। ठीक है, अब फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट पहले समझ लो, ठीक है, मैं फॉर्मूला छोड़ो, फॉर्मूला क्या भाड़ में, लर्न कर लेना बट उसको अप्लाई कभी मत करना। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2, तो ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाने चाहिए। कायदे से देखा जाए, आइडियली देखा जाए तो ऑक्सीजन ने क्या करना चाहिए, ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाने चाहिए। तो अगर सब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना लेंगे यहाँ पे, तो इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा और सल्फर के 8 बॉन्ड हो जाएंगे। सल्फर के 8 बॉन्ड तो पॉसिबल नहीं है, 6 ही हो सकते हैं मैक्सिमम। अब ये कैसे पता अपने को, 286 है ना, इसको डबल इसको सिंगल। अब यहाँ पर वही है कि अगर फॉर्मल चार्ज को हम लोग अप्लाई करने जाएं तो ये बोलता है कि अच्छा चलो ये वाले ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज बताओ। सपोज ये ऐसा बोलता है कि भाई ये वाले ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज बताओ, तो उसमें क्या वो फॉर्मूला लगाने जाओगे तो कि अच्छा एक बॉन्ड पेयर है उसके आजू बाजू, 2 लोन पेयर है, तो वो नॉन बॉन्डिंग हो गए, एक बॉन्डिंग हो गया। ये सब टाइम पास करने से अच्छा सिंपल तरीका बताता हूँ। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी थी, 2, कितने बॉन्ड बनाने चाहिए थे, 2, कितने बनाए, 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास बच गया, खत्म, सिंपल। मतलब जब वो अपनी वैलेंसी से कम बॉन्ड बनाए तो माइनस, अपनी वैलेंसी से ज्यादा बना दे तो प्लस, बहुत ही आसान। हाँ, तो अब इस पूरे स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो ये बन गया SO4 2-। कितना इजी है। वो फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल स्ट्रक्चर, है ना। सपोज मैं आपको बोलूं NH4 का चार्ज क्या है बताओ, किस पे फॉर्मल चार्ज है, कितना फॉर्मल चार्ज है, तो आप बोलोगे ठीक है सर कोई बात नहीं, NH4 ये लो 4 बॉन्ड मैंने बना दिए, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। इसमें गलती किसकी हुई, मतलब गलती बोले तो गड़बड़ किसके साथ हुई है, हाइड्रोजन के साथ नहीं हुई है, क्योंकि हाइड्रोजन का तो एक ही वैलेंसी है, उसका तो मिल गया उसको, हर हाइड्रोजन को एक बॉन्ड मिला है, उसको एक वैलेंसी है, बरोबर है, तो उस पर फॉर्मल चार्ज तो आएगा नहीं। नाइट्रोजन की वैलेंसी है 3 बट बनाया उसने बॉन्ड 4, तो प्लस चार्ज, तो ओवरऑल ये बन गया NH4 प्लस। देखो हाउ इजी है ना, सबसे आसान तरीका, इससे आसान तरीका नहीं है फॉर्मल चार्ज निकालने का, बेस्ट शॉर्टकट है, बेस्ट शॉर्टकट। अच्छा सपोज आपको बोले कि कार्बोनेट, चलो स्ट्रक्चर बनाओ, चार्ज बताओ, ना ही स्ट्रक्चर बताए ना चार्ज बताए, आपको बोला खुद ढूंढो। बच्चे स्ट्रगल करते हैं इसमें, ठीक है। तो टोटल कितने, अभी बस इतना करो ना कि एक कार्बन बना दिया सेंटर में, 3 ये आजू बाजू ऑक्सीजन बना दी, इसको डबल बॉन्ड दिया, इसको सिंगल बॉन्ड दिया, इसको सिंगल बॉन्ड दिया। कार्बन की वैलेंसी 4, वो तो ठीक है, तो कार्बन ने 4 बनाया, उस पर तो कोई चार्ज नहीं। ये ऑक्सीजन ने एक ही बनाया, ये ऑक्सीजन ने बना दी, तो ये क्या बन गया CO3 2-। इतना ईजी है। एंड वंस यू स्टार्ट ड्राइंग इट यू रियलाइज हाँ यार ये तो मतलब कोई भी स्ट्रक्चर दिया तो हम इजीली बना लेंगे। मैं तो चार्ज भी नहीं दे रहा हूँ, एग्जाम में तो चार्ज देते हैं कि PO4 3-, यू नो
ऐसा। फास्फोरस सिर्फ इतना करना है, अभी अपन ने पीरियोडिक टेबल में पता है अपने को कि फास्फोरस ग्रुप 15 है, तो 5 बॉन्ड्स मैक्सिमम, 5 इलेक्ट्रॉन उसके पास। परफेक्ट, PO4 3 माइनस आएगा। नाउ P 1 2 3 4 PO4। अब बस क्या करना, बॉन्डिंग करनी है, एक डबल इधर 1 2 और 3। डिस्ट्रीब्यूशन तो ऐसा ही होगा, इसके अलावा कोई डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है ही नहीं। 5 बनाने तो ये 3 और 2 हो गया, है ना। अब ऐसा तो मैं नहीं कर सकता। अब जो लोगों के दिमाग में डाउट आता है, समझो कि अगर आपके दिमाग में डाउट है, ऐसा तो मैं कर नहीं सकता, एक ऑक्सीजन को लटका दूं क्या, हवा में थोड़ी लटक रहा है ना। तो द ओनली लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इज दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी। और 3 ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड मिला तो उसको -1 सिंपल हो गया यार। तो PO4 3 माइनस, सिंपल। तो ये रहा 3 माइनस। ऐसा कैसे पता, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मालूम है ना, कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है मालूम है ना, बस अपना काम हो गया, सिंपल। फॉर्मल चार्ज सबसे आसान, फॉर्मूला गया तेल लेने, फॉर्मूला से लर्न करना, रटा हुआ। हाँ, अब ओजोन ही ले लो, चलो। ओजोन का भी जो मैंने बोला था इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ओजोन बच्चे नहीं बना पाते, बट ओजोन बनाना बड़ा आसान है। 3 ऑक्सीजन है, एक को डबल एक को सिंगल, अब ओजोन पे चार्ज क्यों नहीं बनाते ये समझ में आएगा। क्योंकि अगर ये ऑक्सीजन को देखो तो इसने एक ही बॉन्ड बनाया, तो माइनस, सेंटर वाले ने 3 बॉन्ड बना लिए, 2 बनाने चाहिए थे। मैंने क्या बोला, अगर वो अपनी वैलेंसी से ज्यादा बनाए तो प्लस चार्ज, देखो तो प्लस और माइनस क्या हुआ, ओवरऑल 0। तो O3 पे आप देखो मैंने कोई चार्ज नहीं लिखा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो गया ना, है ना। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हाँ लेकिन इसका ऐसे क्यों, इधर ऐसा क्यों नहीं, तो बनाना, इधर भी बना दे, कोई बात नहीं। अब चार्ज शिफ्ट हो गया तो रेजोनेंस हो गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना स्टेबल मॉलिक्यूल, वो अच्छी बात है ना। तो ये इस तरह से हो जाएगा, सिंपल। हाँ, इसमें ऐसा नहीं करना, बहुत बच्चे इसमें ये करते, ये तो तीनों ऑक्सीजन को इसको दो, इसको दो, इसको दो, ऐसा नहीं होता। ये मिस्टेक है, ये नहीं करना। खैर, दैट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बहुत ज्यादा होती है यहाँ पर, क्योंकि हर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर भी है ना। तो VSEPR के हिसाब से ये स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होगा। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट चीज अगर देखी जाए तो समझो कि जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर इन लोगों ने ये इसको फॉर्मूला के हिसाब से, अब फॉर्मूला देखो इतना टीडियस है ये पूरा 3 लाइन में फॉर्मूला है ना, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका -1, ऐसा करके वो निकाल रहे फालतू, तो वो छोड़ दो। एक इंपॉर्टेंट और एक स्टेटमेंट है, लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर इज द वन विद स्मॉलेस्ट फॉर्मल चार्ज ऑन द एटम। ऑब्वियसली जिसमें सबसे कम फॉर्मल चार्ज हो या जो कंप्लीटली न्यूट्रल हो, तो वो तो सबसे लोएस्ट एनर्जी वाला होगा और सबसे स्टेबल ही होगा। ये तो चार्ज स्पीशीज इज नॉट स्टेबल होता, हमको मालूम है, ठीक है। उसके बाद आते हैं लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल पे। अगेन ज्यादा इसमें फालतू का दिमाग नहीं लगाने का। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, एक्सपेंडेड ऑक्टेट, एग्जांपल याद कर लेने का बस। इनकम्प्लीट ऑक्टेट LiCl BeH2 BCl3, BCl3 के साथ साथ और एग्जांपल जो इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के हिसाब से AlCl3, FeCl3 एटसेट्रा, ठीक है। ये भी एग्जांपल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एनहाइड्रस AlCl3 हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में यूज भी किए हैं बहुत बार, और वहां पे उसने इलेक्ट्रोफाइल का ही काम किया है क्योंकि उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो हाँ, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल ये कंपाउंड स्टेबल नहीं होने चाहिए, क्योंकि इनके 8 नहीं हुए सेंट्रल एटम के, फिर भी ये स्टेबल होते हैं, ठीक है। इसमें और एक फर्दर सब एग्जांपल आता है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स का। जैसे सबसे क्लासिक एग्जांपल है NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड, है ना, NO। उसमें नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन के 8, 15 हो गए, तो 15 होने की वजह से उसका फॉर्मल चार्ज, बट नाउ वी नो हाउ टू ड्रॉ फॉर्मल चार्ज, सो वी आर नॉट वरीड। NO2 बनाने का मेरे,
एक को डबल बॉन्ड दो, एक को सिंगल बॉन्ड दो, सिंपल। तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब बोलोगे फिर NO2 पे अपन नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं लिखते सर? क्योंकि NO2 हमेशा मतलब क्या बोलते हैं, डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये पी ब्लॉक चैप्टर में आएगा। तो वो N2O4 बन जाता है, तो वो अपने चार्जेस को स्टेबलाइज कर लेता है ना, इस तरह से। सो यहाँ पर करेक्ट, सो N2O4 बन जाता है वो, इसलिए। तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप जैसे फॉर्मल चार्ज यहाँ पे लिख रहे हो तो हम वहाँ पर ऊपर लिखेंगे, बिकॉज देन द molecule can exist as dimer and neutralize that charge also. अच्छा, ये रहा सेंट्रल एटम के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, एक्सपैंडेड ऑक्टेट। सेकंड एग्जांपल, पहला था इनकम्प्लीट यानी 8 से कम, अभी यहाँ पे एक्सपैंडेड यानी कि 8 से ज्यादा। तो फॉस्फोरस, सल्फर और सल्फर यहाँ पे देखो आप, तो ऑब्वियसली ग्रुप 15, 16, 17 के जो एलिमेंट्स हैं उनका एक्सपैंडेड ऑक्टेट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ना, क्योंकि अब फॉस्फोरस के पास 5 फ्लोरीन लगा दिए तो 5 बॉन्ड पेयर्स है, उसके आजू बाजू 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 की जगह 10 हो गए। SF6 6 बॉन्ड पेयर्स, कितने इलेक्ट्रॉन? 12 है ना। H2SO4 में भी 6 बॉन्ड पेयर्स। अभी H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाया था जस्ट थोड़ी देर पहले, S डबल बॉन्ड O OH OH। तो 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड है, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन्स है उसके आजू बाजू, सल्फर के आजू बाजू 6 बॉन्ड पेयर्स है इलेक्ट्रॉन्स के। तो यहाँ पर 10 12 12, ये 3 एग्जाम्पल याद रखने बस, बाकी फालतू है। ओके, अदर ड्रॉबैक्स ऑफ दिस थिंग, एक सिंपल सा ये है कि भाई नोबल गैसेस के कंपाउंड्स बनते हैं, ऑक्टेट रूल बोलता है नोबल गैस के कंपाउंड नहीं बनने चाहिए, बट हमने ऑलरेडी ये पता है हमको कि नोबल गैसेस के कुछ कंपाउंड्स तो बनते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं ड्रॉबैक है। डज नॉट गिव शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसके लिए अभी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे ज्योमेट्री के लिए। अभी आयोनिक बॉन्ड जो है, आई वॉन्ट यू टू जस्ट रीड, ऑनेस्टली दिस इज स्कूल लेवल। आयोनिक बॉन्ड कैसे बना ये मतलब वो जो स्कूल में पढ़ाते थे ना कि मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, फिर मेटल और ना नॉन मेटल मिले, वो सब जो है वो बेसिक चीज़ है, बहुत बेसिक। और इसमें एक सिंपल सी एक बात आएगी आगे, जिसको हम लोग बॉर्न हेबर साइकिल बोलते हैं। यहाँ पर दी नहीं है इतनी डिटेल में, बॉर्न हेबर साइकिल यहाँ पर इतनी डिटेल में मेंशन नहीं है, वो थर्मोडायनेमिक्स में आती है बॉर्न हेबर साइकिल, तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अगर यहाँ पे कहीं वर्ड आपको दिख जाए बॉर्न हेबर साइकिल तो आप उसको टेंशन मत लेना, बट जस्ट रीड अप थ्रू दी। हाँ, बॉर्न हेबर साइकिल पे इस पे क्वेश्चन भी नहीं मिलेंगे आपको, करेक्ट, बॉर्न हेबर साइकिल पे इस पे क्वेश्चन भी नहीं मिलेंगे, वो थर्मोडायनेमिक्स में आएगा। तो थर्मोडायनेमिक्स में उसको हम लोग डिटेल में वैसे भी डिस्कस करेंगे, but one important thing is that I want you to just read through the ionic bond, because that's a waste of time. It's not waste of time, but it's very easy. So rather than discussing it, you can just read through it. अच्छा, उसके बाद आता है लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी इंपॉर्टेंट। लैटिस है क्या, पहले ये समझ, बहुत बच्चों को लैटिस नहीं समझ में आता। लैटिस का मतलब, ये लैटिस शब्द का अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है? तो लैटिस का मतलब होता है एक 3 डायमेंशनल कॉन्स्ट्रक्ट और स्ट्रक्चर, ठीक है, which indicates the actual positions of the atoms in a crystal, ठीक है, actual position of atoms in a crystal, atoms बोल लो, components बोल लो, whatever। तो एक क्रिस्टल की अगर मैं बात कर रहा हूं और मैं बोलता हूं कि वो क्रिस्टल में ये क्यूब है, वो क्रिस्टल में क्यूब है, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि अच्छा, इस क्रिस्टल के 8 कोने पे 8 एटम लगाए हुए हैं, तो इसका लैटिस जो है वो कैसा दिखेगा? इसका लैटिस आपको अगर मैं आपको सिर्फ ये लाइंस हटा दूं तो आपको ये लैटिस तो ऐसा दिखेगा ना कि हवा में फ्लोट हो रहे हैं एटम। तो ये एक, अब ये तो इट इज नॉनसेंस, इट डज नॉट मेक सेंस कि हवा में ऐसे 8 ये फ्लोट हो रहे हैं। हाँ, वो जो लाइंस है ना वो इंडिकेटिव लाइंस है, करेक्ट। ये जो लाइंस है ये इंडिकेटिव लाइंस है ना, तो वो इंडिकेटिव लाइंस जो है वो हमने ड्रॉ की है ना, वो लैटिस बोला जाता है,
शेप। अच्छा, जरूरी नहीं कि क्यूब के कॉर्नर पे ही हो, क्यूब के सेंटर में भी हो सकता है एटम, क्यूब के फेस पे भी हो सकता है एटम, है ना। तो वो पोजीशन जो बताता है उस ज्योमेट्रिकल डायग्राम को हम लोग लैटिस कहते हैं बेसिकली। ठीक है, नीट के बच्चों को ये थोड़ा इसलिए समझ में नहीं आता बिकॉज आप लोगों को 3D मैथमेटिक्स नहीं है ना, 3D ज्योमेट्री नाम का एक चैप्टर होता है मैथ्स में। पीसीएम वाले बच्चों को ये फटाक से समझ में आता है लैटिस, बट इट्स इजी टू अंडरस्टैंड एज आई जस्ट मेंशन्ड, इट्स जस्ट गिविंग एन इंडिकेटिव पोजीशन। ठीक है, तो ये लैटिस से हम लोग क्या अचीव करते हैं भाई, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर मालूम पड़ता है ऑब्वियसली, और क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए हमको एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए हमारा वर्ड क्या है, एंथैल्पी। तो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर, जैसे आपने नमक लिया, एक एग्जांपल देता हूँ बहुत अच्छा वाला, आपने नमक ले लिया या शक्कर ले लिया, शुगर ले लिया नेचर में से, तो आपको वो किस फॉर्म में मिला, आपको क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिला। आपने उसको भुक्का करके पाउडर बना दिया, ठीक है, तो आपको उसको पाउडर बनाने के लिए क्या लगा, एनर्जी लगी, है ना, क्योंकि आपने उसके क्रिस्टल लैटिस को तोड़ दिया, तो आपको एनर्जी लगी। जैसे यहाँ पे तो मैकेनिकल एनर्जी की बात करो, आपने फिजिकली किया, बट आप सेम चीज इलेक्ट्रिसिटी से भी कर सकते थे, आप सेम चीज उसको पानी में डाल के भी कर सकते थे, उसके क्रिस्टल को तोड़ने का काम बहुत सारे तरीके से कर सकते हो। मतलब या तो पानी में डालो, या हीट करो, या उसको तोड़ो, मैकेनिकली क्रश करो, जो भी करो, एनर्जी तो लगेगी। ये बात क्लियर है। तो लैटिस को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी ना, वो बेसिकली उसकी लैटिस एनर्जी, इन सिंपल वर्ड्स तो लैटिस एंथैल्पी, है ना। अब उसको डिफाइन कैसे करते हैं केमिस्ट्री में, टू कंप्लीटली सेपरेट 1 मोल ऑफ अ सॉलिड आयोनिक कंपाउंड इनटू गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट आयॉन्स। अब आयोनिक कंपाउंड है ये, लैटिस कैसा है, क्रिस्टल कैसा है, ये आयोनिक है। मैंने एटम का एग्जांपल दिया, मैं आयॉन्स भी बोल सकता था। वो 8 कॉर्नर पे जो 8 गोले बनाए थे मैंने, वो क्या हो सकते थे, आयॉन्स हो सकते थे। जैसे NaCl है, NaCl क्या है, क्लासिक एग्जांपल ऑफ आयोनिक कंपाउंड है जो क्रिस्टल लैटिस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सबको मालूम है ना। तो इसके आयॉन्स को सेपरेट करने के लिए जो यहां पर 788 किलो जूल एनर्जी चाहिए इंटू Na+ एंड NaCl कन्वर्ट करने के लिए। NaCl को लिया, करेक्ट, NaCl को लिया और Na+ और Cl- में कन्वर्ट किया, उसके लिए 788 किलो जूल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तो उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। ठीक है, जिसके लिए लैटिस एनर्जी कम है वो जल्दी से सेपरेट हो जाएगा, जिसकी बहुत ज्यादा है वो जल्दी सेपरेट नहीं होगा। ये तो कॉमन सेंस की बात हो गई। Yes, you have to learn this value for NaCl. NaCl की lattice energy is 788 kilojoules per mole. तो 1 मोल NaCl है तो 788 किलोजूल लगता है उसके लिए एनर्जी। ठीक है, यस, सो लैटिस एनर्जी और लैटिस एंथैल्पी ऑफ सोडियम क्लोराइड यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, याद कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं बॉन्ड पैरामीटर्स। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बॉन्ड्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अगर इसमें ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं है, बहुत सिंपल है। पहला है बॉन्ड लेंथ, क्या है ये, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियाई। ये सेम चीज़ पीरियोडिक टेबल में भी बोला था कि भाई दो न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस अगर हम देखें तो वो बॉन्ड लेंथ कहलाता है। बट यहाँ पर एक वर्ड उन्होंने एक्स्ट्रा ऐड किया कि इक्विलिब्रियम, कि मतलब बहुत ज़्यादा नज़दीक भी नहीं आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं जाना चाहिए। दे शुड बी द एग्जैक्ट डिस्टेंस वेयर द रिपल्शन, इक्विलिब्रियम मतलब वेयर द रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स इज मिनिमम। तो इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। जब रिपल्शन मिनिमम होगा यानी सबसे कम होगा, तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, अब बॉन्ड लेंथ और कोवैलेंट रेडियस में क्या फ़र्क है देखते हैं। कोवैलेंट रेडियस जो है वो रेडियस ऑफ एटम्स कोर विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द कोर ऑफ एन एडजेसेंट एटम इन द बॉन्डेड सिचुएशन। अगर हम लोग सिमिलर एटम्स की बात कर रहे हैं, सिमिलर एटम्स ध्यान से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलर एटम्स की बात करें तो कोवैलेंट रेडियस इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 एटम्स। तो बोलोगे सर यही तो बॉन्ड लेंथ हो गई। हाँ बरोबर है, वही बॉन्ड लेंथ हो गई। तो कोवैलेंट रेडियस एक बात हो गई, और दूसरा है वैन डर वाल रेडियस। It represents the overall size of the atom which includes the valence shell. अब ये मैं आपको मतलब समझाता हूँ, ये थोड़ा सा वो लोग ने कॉम्प्लेक्स कर दिया एनसीईआरटी में फालतू में। 2 एटम्स है, 2 पॉसिबिलिटीज है, ध्यान से देखना। एक पॉसिबिलिटी तो ये कि इसका ही एग्जैक्ट सेम साइज का एटम,
दोनों एग्जैक्ट सेम, मैंने सेम कॉपी पेस्ट किया, दोनों के एग्जैक्ट सेम साइड के एटम्स हैं और ये दोनों के सेंटर का डिस्टेंस है। तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या हुआ, बॉन्ड लेंथ हुई। क्या हुई है, बॉन्ड, ये ऐसा बोल दिया उसने, बोला ठीक है चलो मान लिया, इसको बोल दिया बॉन्ड लेंथ। अब यही दो एटम्स का कॉम्बिनेशन लिया, और अब वो बोल रहा है कि मैं दोनों के न्यूक्लियस के बीच का नहीं, मैं दोनों के कोर के बीच का, जो कोर मैंने अभी कर्नेल जिसको बोला था, यानी कि न्यूक्लियस प्लस इनर शेल, न्यूक्लियस प्लस इनर शेल, ये कोर। तो कोर टू कोर ये कोवैलेंट रेडियस, ठीक है। ये न्यूक्लियस का सेंटर टू न्यूक्लियस का सेंटर, दैट इज कोर टू कोर। ये अच्छा, अगर यही दो अलग अलग टाइप के एटम्स होते, एक बड़ा एक छोटा, तो भी कोर टू कोर सेम कोवैलेंट रेडियस बोलोगे, ठीक है। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग, वैन डर वाल्स रेडियस। छोटा हो या बड़ा हो एटम, दो एटम्स हैं, यहां से लेके यहां तक का पूरा डिस्टेंस, मतलब आप डायमीटर बोल सकते हो, ये वैन डर वाल्स टोटल डिस्टेंस। देखो पढ़ो क्या लिखा है, ओवरऑल साइज इंक्लूडिंग द वैलेंस शेल, एक कोने से दूसरे कोने तक सब मेजर कर डालो, दैट इज ये, बट नॉन बॉन्डेड सिचुएशन में। अब नॉन बॉन्डेड में मॉलिक्यूल होगा कि एटम होगा भाई, तो नॉन बॉन्डेड में मतलब एटम के लिए होगा ना। तो वैन डर वाल्स रेडियस जनरली हम लोग मॉलिक्यूल के लिए ही एटम के लिए करते हैं, और कोवैलेंट रेडियस हम लोग मॉलिक्यूल के लिए करते हैं, ठीक है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। और नॉन बॉन्डेड स्टेट के लिए अगर हमको मॉलिक्यूल के लिए देखना है, तो मतलब कि उसने वेन यू से Cl2 क्लोरीन, तो ये मॉलिक्यूल है, बट ये किसी और चीज से बॉन्डेड नहीं, ये क्लोरीन का ही आपस में कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो ये क्लोरीन का क्लोरीन फ्री स्टेट में ही Cl2 में मिलता है, समझे, फ्री स्टेट में ही फ्री Cl2 में मिलता है, वो किसी और चीज के साथ बॉन्डेड नहीं है, क्लोरीन हो या कोई भी आपका हैलोजन हो वगैरह, इवन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। खैर, नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यू कैन जस्ट रीड द 3 डेफिनेशंस एंड रिमेंबर देम, दैट इज फाइन, अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर। इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते, और वैल्यूज तो कभी याद नहीं करनी, तो उसका आप चिंता मत करो, ठीक है। नेक्स्ट है बॉन्ड एंगल, नेक्स्ट है बॉन्ड एंगल। तो ये ऑब्वियस है भाई कि एंगल बिटवीन दी ऑर्बिटल्स कंटेनिंग द बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इंपॉर्टेंट, बॉन्ड एंगल इज ओनली बिटवीन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नॉट लोन पेयर्स। आगे हम लोग VSEPR में लोन पेयर की भी बात करेंगे, बट यहाँ पर हम लोग फिलहाल सिर्फ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात करें, नॉन बॉन्डिंग की या लोन पेयर की बात नहीं कर रहे। तो जैसे कि वाटर में आपको बॉन्ड एंगल याद करना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बॉन्ड एंगल वाटर का वो है 104.5 डिग्रीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें, तो दी ओनली वन दैट विल एवर बी आस्क्ड डायरेक्टली एज अ फैक्चुअल क्वेश्चन इज हाइड्रोजन, दैट इज 74 पिकोमीटर। हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ कितना है, 74 पिकोमीटर। ये डायरेक्टली आपको पूछा जाता है बहुत बार। ओके, वाटर का बॉन्ड एंगल आ गया 104.5। इस पे बॉन्ड एंगल पे अभी बहुत डिटेल में आएंगे हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन में काफी और डिटेल में बात करेंगे कि ये 104.5 क्यों आया, कैसे आया, उस पर हम लोग आएंगे। बॉन्ड एंथैल्पी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। ये अगेन हम लोग ने एंथैल्पी वर्ड तो पीरियोडिक टेबल में किया था, वहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी किया था। यहाँ पे बॉन्ड, वहाँ पे आयोनाइज करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यहाँ पे बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, बॉन्ड एंथैल्पी। लैटिस को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है, लैटिस एंथैल्पी, अभी किया, सिंपल। अगेन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन, दे हैव आस्क्ड यू फैक्चुअली डायरेक्ट 436 किलो जूल पर मोल होती है। हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ने की 436 किलो जूल पर मोल। अब इसको नेगेटिव में क्यों लिखा जाता है, क्योंकि आपको ये सप्लाई करनी है ये रिलीज नहीं हो रही है, आपको सप्लाई करनी है, तो कई बार इसको नेगेटिव में लिखा जाता है
कि भाई बॉन्ड बनते वक्त इसको नेगेटिव में लिखा, मतलब समझे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जब मिले तो 436 किलो जूल रिलीज हुआ तो नेगेटिव लिखेंगे, बात समझ में आ रही है? लॉस हुआ एनर्जी का, और वही हाइड्रोजन को आपको अलग करना है तो आपको 436 किलो जूल सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? तो एनर्जी रिक्वायर्ड या सप्लाइड हम कह सकते हैं। बाकी ये सारी वैल्यूज आपको याद करने की जरूरत नहीं, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम इन रट्टा मारोइंग द वैल्यूज, ठीक है? जस्ट हाइड्रोजन 74 पिकोमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हाइड्रोजन देव टेकन एज द स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल फॉर्मेशन का एग्जाम्पल। अगर आप देखो तो उन्होंने हाइड्रोजन को लिया हुआ स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के लिए एज यूजुअल, ठीक है? और डिफरेंस बिटवीन दी दिस थिंग, जो वैल्यूज हैं, अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मतलब जिसमें मल्टीपल दो अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स हो सकते हैं, जैसे अभी H2SO4 किया था तो सल्फर विद डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, सल्फर सिंगल बॉन्ड विद ऑक्सीजन भी था वहाँ पे, दोनों कॉम्बिनेशन थे, तो वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल माना जाएगा। नॉट कॉम्प्लेक्स विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, वैसा नहीं बोल रहा, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है? पॉलीएटॉमिक है मतलब कि 2 या 3 से ज़्यादा एटम है, 3 से ज़्यादा एटम है। एग्जाम्पल इन H2 अगर आप देखो तो OH है, तो एंथैल्पी नीडेड टू ब्रेक द 2 OH बॉन्ड्स इज नॉट द सेम। ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज ट्रू, उसमें आता है H2O में दोनों OH बॉन्ड की एंथैल्पी सेम नहीं होती, अलग अलग होती है। दोनों OH बॉन्ड की एंथैल्पी कैसी होती है? अलग अलग होती है, ठीक है? अब क्यों? लेट्स सी। या सो इन केस ऑफ H2O, ये एक अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने दिया, थोड़ा अलग यूनिक है, इसमें अलग कुछ चीज़ है, देखते हैं। अगर हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वी कैन नॉट अज्यूम दैट अगर उसमें सेम टाइप के बॉन्ड्स है तो हर 2 सेम टाइप के बॉन्ड्स के लिए सेम टाइप की एनर्जी लगेगी। ऑल्दो थर्मोडायनामिक्स में हम ये कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं कि भाई अगर 2 OH बॉन्ड है तो दोनों की इक्वल, या मीथेन में 4 CH बॉन्ड है तो चारों की इक्वल, ऐसा हम मान के चलते हैं थर्मोडायनामिक्स, बट यहाँ पे रियलिटी वो लोग बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है। लेट्स सी ऐसा क्यों नहीं है, ठीक है? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया है कि अगर हम लोग देखें H2O का H और OH का जो बॉन्ड है उसका 502 किलो जूल है, फिर OH को सेपरेट करने के लिए 427, मतलब एक OH का अकेले का ही 427 है, तो पूरे H2O का वैसे तो हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते थे कि भाई 854 होगा, बट रियलिटी में 502 ऐसा मिल रहा है अपने को, है ना? तो इसका ये मतलब है सीधा सीधा कि भाई वो एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं हो सकते, ठीक है? अब वो क्यों होते हैं और वो कैसे, वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन, बट ये जरूर है कि ऐसे अगर मल्टीपल बॉन्ड्स मिलते हैं तो उस केस में हम लोग एवरेज यानी कि मीन बॉन्ड एंथैल्पी यूज करते हैं, जो ये है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने किया कि 502 और 427 मिला तो 2 OH बॉन्ड थे, तो ऐसा मान लो थियोरेटिकली कि दोनों का इक्वल है, वो कैसा है? एवरेज है। सिंपल बात बोली मैंने, ठीक है? बहुत ईजी हो गया। नेक्स्ट आता है बॉन्ड ऑर्डर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर में फालतू में एनसीईआरटी में फॉर्मूला ये वो बहुत कुछ दिया है, पर मैं आपको बहुत ही बेहतरीन सा शॉर्टकट देने वाला हूँ, उसको ध्यान से सुनना। बॉन्ड ऑर्डर क्या है? बोलता है इट्स गिवन बाय द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल। बहुत ही सिंपल। बोलेगा वाह ये तो बहुत आसान है यार। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसा बोले कि भाई क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हुआ 1। हम ऐसा बोले नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हुआ 3। हम ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हुआ 2, है ना? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ऐसा कार्बन डाइऑक्साइड तो 1 2 1 2, है ना? तो कभी भी आप बॉन्ड ऑर्डर, पहली बात तो या तो इसका ऐसे। अब आपको ये नहीं पूछेगा वो कि अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड में CO का बॉन्ड ऑर्डर, हाँ अगर वो बोलता भी है तो एवरेज, अगेन दैट्स द आइडिया। अगर वो पूछता है कि भाई CO है ना, तो आपको ये भाई कौन सा वाला CO, ये C डबल बॉन्ड O वाला O, ये पहला वाला या सेकंड वाला, ये बताओ, ठीक है? वो पूछेगा स्पेसिफिक। अगर वो नहीं पूछा, अगर वो पूछा नहीं CO के लिए ही बताओ, तो वो एवरेज की बात कर रहे हैं, ठीक है? वैसा फंडा है। खैर, तो यहाँ पर पहला तो उसने फंडा बोला कि भाई इजी है, जितने नंबर ऑफ बॉन्ड दिख रहे हैं, अंधे तो है नहीं, हमको तो दिख रहा है जितने नंबर ऑफ बॉन्ड है उतना ऑर्डर। बट व्हाट अबाउट द कंपाउंड्स विच हैव चार्ज? जैसे NO2 प्लस अगर मैंने बना दिया तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, है ना? जैसे NO बना दिया, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा?
है ना, या जिस पे लोन पेयर है, जैसे H2O बना दिया, तो आप बोलोगे हाँ H2O तो सिंपल है ना सर, कि H है, O है और H है, तो H और O के बीच में एक ही है, बट उसके ऊपर लोन पेयर्स भी है, तो क्या उनका कोई इन्फ्लुएंस आता है क्या, लोन पेयर होने से, चार्ज होने से कोई फर्क पड़ता है क्या? ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग अभी समझेंगे। किसके रिस्पेक्ट में? बॉन्ड ऑर्डर के रिस्पेक्ट में। तो पहले सिंप्लीफाइड अप्रोच दे दिया, नंबर ऑफ बॉन्ड्स गिनो, लिख दो, बात ही खत्म हो गई। अच्छा, isoelectronic molecules and ions have identical bond orders. For example, F2 and O2 minus have bond order 1. N2 and CO and NO plus have bond order 3. यानी कि हम लोग आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब हम लोग को मालूम है, जिसमें टोटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो उसको आइसोइलेक्ट्रॉनिक कहते हैं हम लोग, ये हमको मालूम है। तो यानी कि हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का नंबर देखकर बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं, ये रियलिटी है। और यहाँ पर आता है एक बहुत ही प्यारा सा शॉर्टकट, एक ट्रिक बॉन्ड ऑर्डर के लिए जो आप यूज़ करेंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। ट्रिक फॉर बॉन्ड ऑर्डर, क्या करना है, फंडा सिंपल रखना है। आपको कोई भी ऐसे कंपाउंड्स दिए हुए जिसका आपको बॉन्ड ऑर्डर ढूंढने को बोल रहा है, या दो अलग अलग कंपाउंड दिए जिसका आपको बॉन्ड ऑर्डर को कंपेयर करने को बोल रहा है, तो आपने क्या करना है, फंडा सिंपल है, आपने काउंट करने हैं उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या काउंट करने? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में हम लोग वही करते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही तो काउंट करते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में। और ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में आप पहले ऐसे काउंट कर लो कि 14 के लिए 3, बस इतना याद रखो, 14 इलेक्ट्रॉन्स है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 3 है। बस इतना आपने याद कर लिया, आपकी पूरी ट्रिक सफल होगी। देख लो किस तरह से, 14 के लिए 3, 13 के लिए 12, 11, 10, ठीक है, 15, 16, 17 एंड 18, ठीक है। आप बोलोगे ओके सर, नो प्रॉब्लम। अब देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर कैसा आएगा। हर एक स्टेप पे 0.5 कम करते जाओ, तो ये आपने मेन आपका याद करना है, ये वाला 14 के लिए 3, बस ये आपने याद कर लिया, आपका काम हो गया। देख लो फिर से, तो क्या करना है, जैसा मैंने कहा कि 0.5 कम करते जाना। जैसे 13 के लिए क्या होगा, 13 के लिए क्या होगा, 13 के लिए क्या होगा 2.5, 12 के लिए क्या होगा 2, 11 के लिए 1.5, 10 के लिए होगा 1, बोलो ठीक है। 15 के लिए वापस 2.5, 16 के लिए 2, 17 के लिए 1.5, 18 के लिए 1। तो इसको अप्लाई करके देखते हैं कि हमको सर वो लोग रैंडम पूछेंगे तो हम बता पाएंगे क्या? हाँ, आप बता पाओगे। देखो एग्जाम्पल्स देख लो। अगर मैं आपको पूछूं F2 का बॉन्ड ऑर्डर बताओ, तो आप बोलोगे ठीक है, फ्लोरीन और फ्लोरीन, हर फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन, तो 9 + 9 18, 18 है बॉन्ड ऑर्डर 1, मतलब मेरे को 2 फ्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही बनाना है। तो अगर मुझे नहीं पता था तो भी अभी पता है कि हाँ सिंगल बॉन्ड ही बनाना है। बोलोगे वाह ये तो सही है। अच्छा, सपोज आपको वो बोले कि ऑक्सीजन O2, तो मुझे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, अगर किसी बच्चे को ये याद नहीं है, ठीक है, नहीं याद है, तो ऑक्सीजन के इसके 8 इलेक्ट्रॉन, इसके 8 इलेक्ट्रॉन, कितने हुए 16। चेक करो टेबल में, 16 के लिए क्या है 2, तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बना है, डबल बॉन्ड बना। वाह सिंपल बात, ठीक है। अब थोड़े अलग ये लेते हैं कॉम्बिनेशन वाले, NO नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन के 8, 7 + 8 15, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में सर कितने बॉन्ड बनाए हम लोग, ये सवाल आता है दिमाग में कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में सर हम लोग बॉन्ड कितने बनाए। तो बॉन्ड देखते हैं, ओके 15 के लिए कितने 2.5, तो बोलोगे सर 2.5 कैसे बन सकते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि 2.5 ये, और नाइट्रोजन पे एक फॉर्मल चार्ज आ गया, क्योंकि भाई उसने तो 2 ही बॉन्ड बनाए ना, अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट किया था। तो देख लो नाइट्रोजन के 7 और इसके 8। अच्छा, सपोज ये नहीं बनाया मैंने, तो अभी अगर मुझे वो बोलता है कि NO ये न्यूट्रल है, तो मैंने न्यूट्रल बनाया, ये न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं बनाया। NO प्लस बोलता तो मैं प्लस चार्ज इस पे बनाता नहीं, तो मैं बॉन्ड्स को चेक करता फिर से। NO+ में मैं बॉन्ड्स को ऐसे चेक करता कि भाई इसके 7 इलेक्ट्रॉन, इसके 8 इलेक्ट्रॉन 15, और ये प्लस चार्ज मतलब एक माइनस मतलब 14, तो यहाँ पर हुए 3 बॉन्ड, समझे। अब 3 बॉन्ड बनाने के बाद इस पे प्लस चार्ज आया, चेक करो, क्योंकि नाइट्रोजन के तो 3 बॉन्ड हो गए, ऑक्सीजन के 2 बनाने चाहिए थे, एक एक्स्ट्रा बना है तो प्लस चार्ज, इस तरह से बनता है। तो ये आपको अगर बॉन्ड ऑर्डर भी शॉर्टकट समझ में आ गया
तो स्ट्रक्चर बनाने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी बच्चों। ठीक है, CO ले लो, कार्बन मोनोऑक्साइड। हमेशा सवाल आता है दिमाग में, सर कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने बॉन्ड होंगे, हमको नहीं पता चल रहा। अच्छा ठीक है, कार्बन के 6, ऑक्सीजन के 8, कितने हुए 14, तो CO बन गया। CO बन गया, कार्बन पे माइनस चार्ज क्योंकि 4 चाहिए थे 3 ही बनाए, ऑक्सीजन पे 2 चाहिए थे 3 बना दिए, 1 प्लस चार्ज, फॉर्मल चार्ज प्लस और माइनस, तो इसलिए ओवरऑल न्यूट्रल। वाह, एकदम सेट हो गया ना, इजी हो गया, राइट। सो यहाँ पर बस ये शॉर्टकट आपको याद रखना है, आपका बॉन्ड ऑर्डर के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल देख लो उन्होंने क्या दिया, अब एग्जाम्पल विल मेक मोर सेंस। N2 में 14 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन 7 7 14, CO 6 और 8 14, NO प्लस नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन के 8 15 और प्लस चार्ज 14, तो सबका बॉन्ड ऑर्डर 3। अब क्लियर हुआ एकदम से, है ना। अच्छा, विद इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर, जितने ज्यादा बॉन्ड उतनी ज्यादा एंथैल्पी और उतनी कम बॉन्ड लेंथ। ये तो कॉमन सेंस की बात है यार, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर मतलब डबल ट्रिपल, जितने ज्यादा बॉन्ड्स उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी उसको तोड़ने के लिए, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, और जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उतनी लेंथ, यानी कि उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी कम, लेंथ कम स्ट्रेंथ ज़्यादा, स्ट्रेंथ ज़्यादा तो एनर्जी भी ज़्यादा उसको तोड़ने के लिए। थोड़ी कॉमन सेंस की बात है ये तो मैं ऐसा एक कोरिलेशन लिख सकता हूँ कि बॉन्ड लेंथ, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बॉन्ड लेंथ is inversely proportional to bond strength, which is directly proportional to bond order, which is directly proportional to bond energy. लेंथ छोटी होगी तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, फिर ऑर्डर भी ज़्यादा होगा तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी, और इसको उल्टा भी कर सकते हो, स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्डर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये भी एकदम सिंपल है, समझ में आ गया होगा। कंबाइन किया मैंने। उसके बाद आता है रेजोनेंस। रेजोनेंस को तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बार अपन समझ चुके हैं काफ़ी डिटेल में, उसका कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो इसको भी मैं चाहूँगा कि आप रीड कर लो, बट इसमें से एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं हाईलाइट करके आपको बता देता हूँ कि भाई मैनी स्ट्रक्चर्स विथ सिमिलर एनर्जी, है ना, दीज आर कॉल्ड एज अ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। एंड उन सब स्ट्रक्चर्स का जो हाइब्रिड होता है वो उसका एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन है, जिसको हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। ये हमने बेंजीन में काफ़ी अच्छे से समझा हुआ है, फिर भी एक बार मैं ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ कि बेंजीन में हमने इस तरह से ड्रॉ किया था। यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड बनाया। फिर दूसरा रेजोनेंस हाइब्रिड था बेंजीन का, रेजोनेंस हाइब्रिड नहीं सॉरी, दूसरा कैनोनिकल स्ट्रक्चर था इस तरह से। तो ये दोनों आपस में इंटरचेंजेबल थे, बट मुझे जब हाइब्रिड दिखाना था तो मैंने ना ही ये वाला बनाया ना ही ये वाला, मैंने तब डॉटेड लाइन बनाई, इसको मैंने रेजोनेंस हाइब्रिड बोला। सेम फंडा। तो ओजोन के केस में मैंने इधर बोला अच्छा इधर डबल बॉन्ड या इधर सिंगल बॉन्ड, ये एक ऑप्शन है, या फिर इधर सिंगल इधर डबल, ये एक ऑप्शन है। पर ये दोनों को मिलाकर इसको भी 1.5 बॉन्ड और इसको भी 1.5 बॉन्ड ऐसे दिया, तो ये समझ में आ गया कि भाई ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। ओके, ये भी समझ में आ गया। तो कार्बोनेट आयन है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब ओजोन मॉलिक्यूल हैं, ये सब क्या हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल हैं। तो CO3 ट्वाइस, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। CO3 ट्वाइस, इस पर काफ़ी बार क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में इन योर एम्स एंड AIPMT एंड ऑल दोस एग्जाम्स, ठीक है। स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इनफैक्ट ड्रॉ भी किया था। C और 3 ऑक्सीजन और उसके बाजू में चार्ज कौन सा है वो देखना है। Polarity of bonds is again something that we have covered in organic में हमने बात की है पोलर कंपाउंड्स की, जैसे कि हैलोजन डेरिवेटिव्स में, है ना। इंडक्टिव इफेक्ट में भी पोलैरिटी की बात की थी, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, उसके बारे में भी बात की हुई है ऑब्वियसली। 100% आयोनिक या 100% कोवैलेंट कोई बॉन्ड नहीं होता। फिजिक्स में भी आपने ये पढ़ा है कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, है ना। परफेक्टली ब्लैक बॉडी भी है तो वो 98-99% रेडिएशन अब्जॉर्ब करेगी। वैसे ही परफेक्ट कुछ नहीं होता। परफेक्टली इलास्टिक सब्सटेंस, क्वार्ट्ज फाइबर, अगेन आपने फिजिक्स में पढ़ा ऐसे। तो सेम केमिस्ट्री में 100% आयोनिक या 100% कोवैलेंट नहीं होता बॉन्ड। या तो आयोनिक बॉन्ड में थोड़ा सा कोवैलेंट कैरेक्टर मिलेगा या कोवैलेंट बॉन्ड में थोड़ा सा आयोनिक कैरेक्टर मिलेगा, है ना। मतलब कि हिटलर में भी कुछ अच्छाई ढूंढ लो और गांधी में भी कुछ बुराई ढूंढ लो, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट है, खैर, है ना। तो कहने का मतलब ये है
कि ये कितना परसेंटेज है, आपको एक्चुअल परसेंटेज कैलकुलेशन के कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बट एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ ये वाला आयोनिक बॉन्ड है विद कोवेलेंट कैरेक्टर, ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड है विद आयोनिक कैरेक्टर. हाउ डू यू डिटरमाइन दैट? यू डिटरमाइन दैट बाय अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज द डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट, अगेन नाउ दिस इज समथिंग दैट यू लर्न इन फिजिक्स इन डिटेल. वैसे तो मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह आप पढ़ते हो, बट यहाँ पर क्या है एक समझा देता हूँ फंडा इसका, बहुत ईजी है. सपोज यू टेक अ पोलर मॉलिक्यूल लाइक HF, एक पोलर मॉलिक्यूल लाइक HF, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, ठीक है. या यू टेक अ पोलर मॉलिक्यूल लाइक H2O, अगेन यहां पर डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, पोलैरिटी है बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अच्छा, इस पोलैरिटी की वजह से इसमें कोई एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा. क्यों डाइपोल? क्योंकि दो पोल्स है ना, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल, तो उसको डाइपोल बोलते हैं. सो देयर इज सम फॉर्म ऑफ अट्रैक्शन, सम फॉर्म ऑफ फोर्स. एंड हाउ डज दैट फोर्स इन्फ्लुएंस द मॉलिक्यूल? चेक the magnitude of the charge and the distance between the center of positive and negative charge, that is called dipole moment. So there are charges that exist here, check. अब बोलोगे हाँ सर यहाँ पे चार्जेस एग्जिस्ट कर रहे हैं H और F के बीच में, ठीक है. सो ये मेरा H है, ये मेरा F है, और ये दोनों के बीच में चार्जेस भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, और ये इनका डिस्टेंस है सपोज L, डिस्टेंस है लेंथ, या फिर डिस्टेंस है D, चलो मान लो दोनों के बीच का डिस्टेंस है D, और ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज था और ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज था. तो हुआ यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा, ठीक है ना. वो जाकिर खान बोलता ना, मोमेंट है भाई, मोमेंट है, तो ये मोमेंट है. अच्छा, तो ये जो है म्यू, दैट इज चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, ये फॉर्मूला है. इसके ऊपर आपको लाइफ में कभी क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले नहीं आने वाले, तो उसकी चिंता मत करो फालतू में ज़्यादा शाणे बन के कि नहीं मैं तो इस पर ढूंढ के क्वेश्चन करूंगा, IIT एडवांस चला जाऊंगा, तो फिर नीट की पढ़ाई छोड़ दो, फिर IIT करो जाओ, है ना. टाइम पास नहीं करने, सिर्फ ये वैल्यू याद कर लेनी और आगे बढ़ना है, ठीक है. क्या वैल्यू याद करनी है? डी बाई यूनिट्स उसका यूनिट है डाइपोल मोमेंट का, और डी बाई का वैल्यू क्या है? ये रहा डी बाई का वैल्यू, दैट इज 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर. ऑब्वियसली कूलम मीटर, पूछो क्यों? क्योंकि चार्ज इंटू डिस्टेंस है, चार्ज इंटू डिस्टेंस है, तो कूलम मीटर. 3.33 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर. बाकी इन्होंने बहुत सारे लंबे चौड़े एक्सप्लेनेशन दिए विच इज नॉट वर्दी ऑफ नोटिंग. Yes, for water molecule, और वाटर मॉलिक्यूल ध्यान से देख लेना. वो बोलता है कि H2O मॉलिक्यूल में बेंड स्ट्रक्चर है, 2 OH बॉन्ड्स आर एट 104.5 डिग्री एंगल, नेट डाइपोल मोमेंट इज द रिजल्टेंट ऑफ द 2 डाइपोल मोमेंट्स, वगैरह वगैरह वगैरह. ऐसे एग्जाम्पल उन्होंने दिया, जस्ट रिमेंबर. बट मोर इंपॉर्टेंट इज व्हाट वी आर गोइंग टू रिमेंबर फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस टेबल, है ना. ध्यान से देखिए, और इसमें एक एक्सेप्शन है, उसके बारे में हम लोग ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि एक्सेप्शंस को वो लोग आपके MCQs में ज़रूर पूछेंगे, और पूछते हैं, कई बार पूछा है. तो वो एक्सेप्शंस को पूछते हैं, तो हम लोग एक्सेप्शंस के बारे में बात कर लें ज़रा. एग्जाम्पल देख लो, कोई भी जो नॉर्मल लीनियर मॉलिक्यूल है और सेम एटम है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं, तो डाइपोल मोमेंट तो जीरो होगा. कॉमन सेंस की बात है यार. जैसे कि CH4 देख लो तो जीरो है, CCl4 देख लो तो जीरो है. अब आप बोलोगे सर CH4 में तो ठीक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आपने समझा है. वाई CCl4 इज जीरो? बिकॉज द 4 क्लोरीन का जो ये CCl बॉन्ड्स है, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर. ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट हो गया जीरो. ठीक है बात. और वहीं पे आप देखो तो CHCl3 में जीरो नहीं हो रहा, क्योंकि एक हाइड्रोजन है 3 क्लोरीन, 2 क्लोरीन एक को कैंसिल भी करे तो हाइड्रोजन और क्लोरीन का एक नेट इफेक्ट क्रिएट होता है ना. तो अपने को ना बॉन्ड सॉरी डाइपोल मोमेंट किसका किसका जीरो, ये पहले समझ लेना है. तो CO2 में देखो जीरो है लीनियर. यहां पर एक्सेप्शन जो आपको याद करके जाना है वो ये है, फिर से देख लो.
एक्सेप्शन जो आपको याद करके जाना है वो है ये NH3 और NF3, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, NH3 और NH3। हमारे दिमाग में एक सवाल ये आता है कि सर फ्लोरीन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसका तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए ना सर, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कम है, इसका 1.47, इसका ये। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है जो इस टेबल में से आप याद करो, और जो बाकी मैंने येलो में मार्क किया उसे याद कर लेना, 2-3 एग्जांपल कि वो जीरो वाले कौन से, और वो लॉजिकल भी है, रट्टा नहीं भी मारोगे तो ठीक है, बट ये वाला जरूर लर्न करके जाना। NH3 NF3, NH3 का ज्यादा NF3 का कम है। अब मैं समझाता हूँ ऐसा क्यों है, क्योंकि वो भी आपके दिमाग में सवाल जरूर आएगा कि ऐसा क्यों है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये, बिकॉज अभी हमने MOT नहीं किया है, तो समझाता हूँ। अगर NH3 की बात करें, डाइपोल मोमेंट उसका इज ग्रेटर देन दैट ऑफ NF3। व्हाई? बिकॉज इन NH3 ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट ड्यू टू द लोन पेयर इज इन द सेम डायरेक्शन। तो वो वेक्टर में ऐड होता है, सेम डायरेक्शन में तो ऐड होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो कैंसिल होता है। तो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो जो लोन पेयर वाला है ना, ये देखो, ये सेम डायरेक्शन में, ये देखो ये वाला, ठीक है, इस तरह से। जबकि NF3 में क्या है, NF3 में क्या है, कम हो जाता है क्योंकि कैंसिल होता है। देखो कैसा फंडा है। तो NH3 अमोनिया में सेम डायरेक्शन में तो वो ऐड हो जाता है। NF3 में डायरेक्शन ऑफ द ऑर्बिटल डाइपोल इज ऑपोजिट टू द रिजल्टेंट डाइपोल। ऑर्बिटल डाइपोल इज ऑपोजिट टू 3, ये जो 3 है ना, 1, 2 and 3 का जो टोटल रिजल्टेंट वेक्टर है वो ऑर्बिटल वेक्टर, जो चौथा ऑर्बिटल जो फ्री है ना, उसके ऑपोजिट है, तो कैंसल आउट हो रहा है। और यहाँ पर ये 1, 2, 3 का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो देखो सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में तो ऐड होगा तो ज़्यादा होगा, और ऑपोजिट डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट होगा तो कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट। अच्छा, सारे कोवैलेंट बॉन्ड्स के पास कुछ आयोनिक कैरेक्टर है, सारे आयोनिक बॉन्ड्स के पास कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर, ये मैंने बता दिया। ये है फजान्स रूल, ये है फजान्स रूल, फजान्स ने बताया था, तो ये फजान्स रूल्स है। बहुत बार ये नाम सुना होगा, समझ में शायद नहीं आया होगा, आज समझ में आ जाएगा। फजान्स रूल्स, फजान्स रूल्स बताते हैं कि भाई कहाँ पर कौन सा लॉजिक अप्लाई करना है, कि किसको कोवैलेंट बताना है, किसको आयोनिक बताना है। स्मॉलर कैटायन, लार्जर एनायन, मोर कोवैलेंट कैरेक्टर। स्मॉलर के छोटा कैटायन होगा, बड़ा एनायन होगा, तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ये याद करना है। ज़्यादा चार्ज कैटायन पे होगा, ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। तो ऐसा देखा जाए तो AlCl3 और MgCl2, यहाँ पे कैटायन पे +3 चार्ज है और यहाँ पर कैटायन पे +2 चार्ज है। क्या बोला? ग्रेटर चार्ज ऑन कैटायन, तो ये मोर कोवैलेंट है और ये लेस कोवैलेंट है। समझे बात को? ये इस तरह से देखना है, सिंपल लॉजिक है। ठीक है सर। अच्छा, ये क्या बोला? स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन, लार्जर साइज ऑफ एनायन, ग्रेटर कोवैलेंट कैरेक्टर, है ना। ये भी फंडा पहला वाला जो लाइन था वो भी इंपॉर्टेंट। फॉर कैटायंस ऑफ सेम साइज एंड चार्ज, the one with electronic configuration N-1d NS0, that is transition metals, N-1d में जाता है तो ऑब्वियसली भाई ट्रांजिशन मेटल है, डी ब्लॉक का मेटल है। इज मोर पोलार मतलब मोर आयोनिक। अब ये लोग ने अलग तरीके से लिखा, देखो गधे लोगों ने ऐसा भी लिख सकते थे, ग्रेटर आयोनिक कैरेक्टर, बट मोर पोलराइजिंग लिखा है। इज मोर पोलराइजिंग देन द वन विद नोबल गैस कैरेक्टर्स। ठीक है, ऑब्वियसली। अगेन मतलब क्या कि भाई मैं FeCl2 को कंपेयर कर रहा हूँ MgCl2 से, तो मैग्नीशियम तो क्या है, देखो मैग्नीशियम तो ये एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल है, और दोनों में चार्ज +2 है, दोनों में चार्ज +2 है, बट ये वाला डी ब्लॉक का है, ये वाला एस ब्लॉक का है ना। तो पोलराइजिंग ज्यादा होगा। अच्छा, cation polarizes the anion, pulling the electron towards itself. This is what happens in a covalent bond. That is build up of charge density. The
polarizability of the anion and the extent of distortion, that is polarization, are the factors which determine the covalent character of the ionic bond. कितना पोलराइज हो सकता है या कितना पोलराइज कर सकता है, ये दोनों फैक्टर्स बात करते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन में भी हमने किया, कोई बड़ी बात नहीं. ओके, सो दिस हियर विल बी टिल हियर विल हैव द पार्ट 1. ठीक है, तो इसको यहाँ पे कंक्लूड करते हैं. इमीडिएटली अपन पार्ट 2 का भी देखते हैं.